एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तीनों बहनें उस छोटे से बेड पर किस तरीके से एडजस्ट कर लेती हैं। और क्योंकि वो काफ़ी टाइम बाद इस तरीके से एक साथ सो रहे थे, इसीलिए वो एक दूसरे से काफ़ी बातें भी करते हैं और हंसते हैं। तभी नान उन दोनों को थैंक यू बोलती है और सो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि शान को मॉम कॉल करके बताती है कि डैड किचन से एक चाकू अपने साथ ले गए हैं और उन्हें डर है कि वो जियांग के पास ना गए हो। तो शान बोलती है कि वो अभी जाकर देखती है। सीन अब डैड पर आता है, जो कि सच में जियांग के पास ही गए थे। वो उसकी कार के सामने अचानक से आ जाते हैं। अगले सीन में हम उन्हें ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर डैड उसके सामने उस चाकू को निकाल कर टेबल पर रखते हैं। जियांग जब उन्हें डैड कहकर बात करता है तो वो गुस्से में बोलते हैं कि तुम मुझे डैड मत बुलाओ। जियांग उन्हें समझाने लग जाता है कि नान और उसके बीच में जो कुछ भी हुआ वो छोटी सी बात है, उसे इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन डैड काफ़ी गुस्से में बोलते हैं कि आज तक हमने नान को हाथ लगाने तक के बारे में भी नहीं सोचा, तो तुम उसके साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हो। इस पर जियांग कहता है कि वो पुलिस स्टेशन भी जाकर आ गया है और उन्होंने भी इस मैटर को फैमिली मैटर कहा है, तो अब उन्हें क्या चाहिए। वॉल्टर डैड पर इल्ज़ाम लगाने लग जाता है कि उन्होंने नान की परवरिश ठीक से नहीं की, जिसकी वजह से उसकी आदतें इतनी ख़राब है। ये सुनकर डैड उस पर एशट्रे उठाकर फेंकते हैं और बोलते हैं कि तुम नान को तुरंत डिवोर्स दे दो और उसे कभी दोबारा परेशान करने के बारे में मत सोचना। इस पर जियांग दोनों ही चीज़ों के लिए मना कर देता है। तो डैड फिर अपने साथ लाया हुआ चाकू निकाल कर उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। इससे पहले वो कुछ गलत करते हैं, शियान वहाँ पर आकर उन्हें रोक लेती है और नीचे जाकर उसका वेट करने के लिए कहती है, जिसकी बात मानकर डैड वहाँ से चले जाते हैं। शियान फिर जियांग से बोलती है कि तुम काफ़ी रिच हो, तुम्हें फिर से अपने लिए कोई लड़की मिल सकती है जिसे तुम अपने हिसाब से रख सको, इसीलिए तुम नान को जाने दो। तब जियांग उसे नान की बात साइड करके बोलता है कि तुम यहाँ और तुम्हारे पीछे अगर चाइजिन को कुछ हो जाता है तो तुम्हारे लिए बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए वो पहले उसे जाकर चाइजिन से बात करने के लिए बोलता है, पर शान बोलती है कि इस वक्त मेरे लिए बिजनेस ज़रूरी नहीं है और वहाँ से चली जाती है। अब वो डैड को घर जाने के लिए कहती है और बताती है कि उसे चाइजिन से बात करने के लिए ऑफिस जाना है, जिसके बाद वो तुरंत चाइजिन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरे पीछे जियांग से कोई डील की है। जहाँ चाइजिन को देखकर लग रहा था कि वो नहीं चाहता कि इस डील के बारे में शान को पता लगे, लेकिन उसके बार बार पूछने पर वो बताता है कि जियांग के इस कंपनी में स्टेक्स हैं, जो कि गैस पाइपलाइन रेनोवेशन कॉन्ट्रैक्ट पाने की कोशिश कर रही है। तो जियांग ने मुझे अर्बन डेवलपमेंट ब्यूरो में कुछ कनेक्शन निकालने के लिए कहा, जो चाइजिन ने किया भी, और ऊपर से उसने उन्हें 2 लाख युआन भी दिए। ये सुनकर शियान काफ़ी परेशान हो जाती है, जो देखकर चाइजिन पूछता है कि आखिर बात क्या है। तो शियान फिलहाल उसे जियांग के साथ कोलैबोरेशन रोकने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। पर इस सब का कारण चाइजिन को अब भी समझ नहीं आया था, इसीलिए वो जोंग से इस बारे में पूछता है। वहीं शियान अपने लॉयर के पास जाकर पूछती है कि अगर किसी ने गवर्नमेंट ऑफिशियल को 2 लाख युआन की रिश्वत दी हो तो उसे कितनी सज़ा होगी। इस पर वो 3 साल बताता है, जो कम भी हो सकती है अगर वो पर्सन पहले ही कन्फेस कर लेता है। शियान जब घर आती है तो वहाँ पर डैड को देखती है, जो कि कुकिंग कर रहे थे। फिर डैड उसके साथ बैठकर उसे समझाते हैं कि उन्हें कैसे भी नान को इस प्रॉब्लम से निकालना ही होगा और बड़ी बहन होने के नाते उसकी ये जिम्मेदारी बनती है। लेकिन शियान के सामने अब और भी मुसीबत थी, वो थी चाइजिन को लेकर, इसीलिए उसके खुद के लिए भी परेशानी काफ़ी बड़ी थी। सीन अब शिफ्ट होता है और हम जोंग को देखते हैं, जिसे ऑफिस के बाहर फेंक मिलता है, जो उसे देंग की मॉम की हालत के बारे में बताता है कि उसकी मॉम की हालत ठीक नहीं है, उन्होंने लोगों को पहचानना ही बंद कर दिया है और देंग वापस से उसके साथ लाइफ कंटिन्यू करना चाहता है, जिसके लिए उसने खुद को काफ़ी बदल लिया है। उसके पास अब 5 लाख युआन सैलरी वाली जॉब भी है शंघाई में और फिलहाल वो काफ़ी कोशिश कर रहा है वहाँ पर घर लेने के लिए, पर अचानक से उसकी मॉम की तबीयत खराब हो गई, इसीलिए वो कुछ प्लान नहीं कर पा रहा और उसने इसीलिए हॉस्पिटल में जानबूझकर तुमसे झगड़ा किया ताकि वो तुम्हें खुद से दूर कर सके और उसकी मॉम का तुम्हें ख्याल ना रखना पड़े। जो सब सुनने के बाद जोंग को भी बुरा लगता है। अगले दिन फिर हम शियान को देखते हैं, जो कि चाइजिन को जियांग के साथ कोलैब ना करने का रीज़न बताती है और जो कुछ भी अब तक हुआ था वो सारी चीज़ें बता देती है। कोलैब रोकने का बड़ा रीज़न यही है कि वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके नान को फोर्स करेगा डिवोर्स ना लेने के लिए। जो सब सुनने के बाद चाइजिन साथ देने के लिए मान जाता है, पर शियान बताती है कि प्रॉब्लम ये है कि चाइजिन ने जियांग की मदद करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल को रिश्वत दी है, जिसका फ़ायदा जियांग उठाएगा प्रेशर बनाने के लिए, पर चाइजिन उसका सामना करने के लिए तैयार था, फिर चाहे रिजल्ट्स कुछ भी हो। वहीं जोंग जब हॉस्पिटल देंग की मॉम को देखने के लिए जाती है तो वो सारा सामान फेंक रही थी, यहाँ तक कि वो ना ही कुछ खा रही थी और ना ही किसी को चेंज करने दे रही थी। जोंग मॉम की हेल्प करने के लिए उनके पास आती है, पर वो उससे डर रही थी। देंग जैसे ही पानी और टावल लेकर आता है तो जोंग उसे बाहर वेट करने के लिए बोलती है। जोंग को अपनी मॉम की इस तरीके से मदद करता हुआ देखकर उसे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। साथ वाले पेशेंट देंग से कहती है कि तुम्हारी वाइफ तो काफ़ी अच्छी है,
इस पर वो बोलता है कि वो उसकी एक्स वाइफ है, तो वो उसे वापस पाने के लिए समझाती है, जो सब कुछ जोंग सुन रही थी। अब वो जैसे ही मॉम को क्लीन करके कर्टेन्स हटाती है तो मॉम देंग को देखकर इमोशनल हो जाती है और जोंग को पकड़कर रोने लगती है। देंग फिर जब जोंग को हॉस्पिटल के बाहर तक छोड़ने के लिए आता है तो जोंग उसे बोलती है कि अगर मैं यहाँ पर आज तुम्हारी मॉम की हेल्प की है तो इसके बदले में वो उसे कुछ और एक्सपेक्टेशन ना रखे। देंग उसे अब अपनी जॉब के बारे में बताता है कि वो उसे 20 कैंडिडेट्स को हराकर मिली है, जो कि उसके लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट था। इस पर जोंग भी उसके लिए काफ़ी खुश होती है। फिर हम नान को देखते हैं जो कि शियांग के साथ खाना खा रही थी। तभी उसे जियांग की केयरटेकर का कॉल आता है जो बताती है कि जियांग ने अपनी कलाई काट ली है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। ये सुनने के बाद नान तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है, जिसके पीछे पीछे शियान भी उसके साथ आ जाती है। वहाँ पहुंचकर नान अकेले जिया से बात करने के लिए जाती है, जो उसे बताती है कि लियांग ने उससे ब्रेकअप कर लिया है और उनकी सीक्रेट डेटिंग के बारे में जियांग पहले से ही जानता था। उसने लियांग को ब्रेकअप करने के लिए फोर्स किया, इसीलिए उसने खुद को ही सजा देने के बारे में सोचा। इस पर नान उसे ऐसी बात करने से मना करती है और पहले ठीक होने पर ध्यान देने को कहती है। रूम से बाहर आकर नानी सारी सिचुएशन शियान को समझाती है और फिर लियांग से इस बारे में बात करती है, जो जिया की अभी की हालत के बारे में जानता था। जब नानो से जिया को देखने आने के लिए बोलती है तो वो मना कर देता है और बताता है कि मेरी प्रॉपर्टी ऑक्शन होने वाली है, क्योंकि उसने जिया के साथ मिलकर बिजनेस के फंड्स के लिए अपने घर को कोलेट्रल पर रखा था। पर कुछ टाइम बाद क्लाइंट्स ने एक एक करके अपने ऑर्डर्स कैंसिल करना शुरू कर दिया और ये सब जियांग ने किया था और अब वो अपने साथ जिया का ध्यान रखने की स्टेट में नहीं रहा था। फिर वो बाहर आकर शियान को लियांग के साथ जो कुछ भी हुआ वो बताती है, तो शियान उसे फिलहाल वहाँ से घर वापस ले जाती है, जहाँ पर डैड नान के लिए उसकी फेवरेट डिशेस लेकर आते हैं और शियान से पूछते हैं कि चाय जिनसे मिलकर उसने नान के लिए कुछ सोचा या फिर नहीं। इस पर वो कहती है कि ये सब चीज़ें इतनी भी आसान नहीं है। तो डैड पूछते हैं कि इस वक्त तुम्हारे लिए चाय जिन ज़्यादा ज़रूरी है या फिर तुम्हारी बहन, हम और डीले नहीं कर सकते। जिन्हें शियान फिर सब कुछ बता देती है कि अगर नान ने डिवोर्स फाइल किया तो चाइजिन प्रॉब्लम में फंस जाएगा, जो सब कुछ अंदर से नान भी सुन लेती है। डैड की भी समझ में आ जाता है कि शियान इतना क्यों टाइम ले रही है नान की मदद करने में, पर इस बात को लेकर वो उससे बहस करने लग जाते हैं कि वो अपनी बहन पर ध्यान नहीं दे रही है। इस पर वो डैड से बोलती है कि इसे कैसे डील करना है, इस बारे में उसने सोच लिया है और वो कल इस पर काम करेगी। उन्हें इस तरीके से लड़ता हुआ सुनकर नान को काफ़ी बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है। अगले दिन शान फिर चाइजिन से मिलने के लिए ऑफिस जाती है, जो कि मीटिंग में था और वो उसे देखती जा रही थी। तो चाइजिन प्रेजेंटेशन के बाद उससे पूछता है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रही थी। शान फिर उसे बाहर कहीं पर चलने के लिए पूछती है, जिसके लिए वो मान जाता है और बोलता है कि ट्रीटमेंट तुम दोगी। अब जब ये दोनों साथ में होते हैं तो शियान चाइजिन को थैंक्स कहती है हरदम उसका साथ देने के लिए और वो उसे इस तरीके से आगे मदद करने के लिए बोलती है, जो बात चाइजिन को थोड़ी सी अजीब लगती है और वो समझ जाता है। वो शियान से बोलता है कि नान को जियांग से डिवोर्स लेने दो और जो कुछ भी होगा मैं देख लूँगा, लेकिन शियान इस सबकी जिम्मेदार खुद को समझने लगती है। इस पर चाइजिन उसे बोलता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। तभी शियान को जोंग कॉल करके बताती है कि नान घर में नहीं है। ये सुनते ही वो दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम नान को देखते हैं, जो कि जियांग के घर वापस आ गई थी, पर उसे केयरटेकर से पता चलता है कि जियांग जिया का ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल गया हुआ है। तो नान ऊपर रूम में चली जाती है, लेकिन उसके पीछे से केयरटेकर जियांग को कॉल करके बता देती है कि नान वापस आ गई है। वहीं नान ऊपर रूम में एक कैमरा छुपा रही थी ताकि जियांग उसके साथ वहां पर जो कुछ भी करे वो रिकॉर्ड हो जाए और उसे उसके खिलाफ कुछ एविडेंस मिल जाए। तब तक जियांग भी वापस आ जाता है, जिसे देखकर नान बोलती है कि वो उसके साथ कुछ बात करना चाहती है। तो जियांग उसके पास बैठ जाता है। फिर नान उसे पूछती है कि पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, तो अब क्या हो गया। इसका जवाब जियांग खुद भी नहीं जानता था, पर वो नान को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो उसे सच में कितना प्यार करता है और उसे सब कुछ भूलकर शुरुआत से शुरू करने के लिए कहता है। पर नान मना कर देती है क्योंकि वो उस रात को नहीं भूल पाई थी। जियांग उसे आखिरी चांस की रिक्वेस्ट करता है, पर नान अपने साथ लाइक डॉक्यूमेंट निकाल लेती है, जो कि एंटी डोमेस्टिक एग्रीमेंट था, जिसे साइन करने का मतलब था कि जियांग कभी भी नान पर हाथ नहीं उठाएगा और ना ही दोबारा से उसे असॉल्ट करेगा। ये देखकर जियांग उस पर चिल्लाता है और उसके हाथ से डॉक्यूमेंट लेकर फाड़ देता है। नान अब जैसे ही वहां से जाने लगती है तो जियांग उसे पकड़कर पीछे धक्का दे देता है, जिससे नान के सर पर गहरी चोट आ जाती है और वो नीचे गिर जाती है। तभी जियांग उस कैमरा को भी नोटिस कर लेता है, जिसे वो अपने पैरों से नान के सामने ही तोड़ देता है। इससे नान की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है।
फिर जांग रूम में से अपनी बेल्ट लेता है और डोर बंद कर देता है। काफी देर बाद जब शियाटोंग वापस आती है तो उसे रूम से आवाजें आ रही थी। जैसे वो उसे खोलकर देखती है तो नान की हालत काफी खराब थी और देखने साफ पता चल रहा था कि जांग ने उसे फिजिकली असॉल्ट किया है। शियाटोंग जैसे ही नान को उठाकर ले जाने लगती है तो जांग उन दोनों को धक्का देकर एक दूसरे से अलग करता है, पर इस चक्कर में शियाटोंग सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं कि ये उसने क्या कर दिया। कुछ देर बाद शियान और चाइजिन भी जब जियांग के घर पहुंचते हैं तो वहां पर काफी भीड़ थी और पुलिस भी। शियान को तब केयर टेकर बताती है कि एम्बुलेंस नान को अभी हॉस्पिटल लेकर गई है, तो वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां पर नान रो रही थी। शियान के पहुंचने पर नान उसे सारी बात बता देती है और इस वक्त शियाटोंग इमरजेंसी रूम में है। फिलहाल नान ठीक नहीं थी, इसलिए वो दोनों उसे घर ले जाने लगते हैं, पर शियान वॉशरूम का बहाना करके जियांग के पास चली जाती है और उसे लास्ट चांस देती है कि आइंदा अगर उसने नान को परेशान करने के बारे में सोचा भी तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। इस पर वो बोलता है कि अगर ऐसा ही है तो जाके लॉयर ले आओ। ऐसा करके वो उसे चाइजिन की सिचुएशन को लेकर डरा रहा था, पर अब शियान उसकी इन फालतू धमकियों से नहीं डरती और ये कहकर चली जाती है कि अब उसे सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। पर उसके जाते ही जियांग किसी गैंग लीडर को कॉल करता है, जिससे बात करने के बाद वो लीडर अपने लोगों के साथ निकल पड़ता है। वहीं नान शियान को बताती है कि कैमरे ने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया था वो फुटेज क्लाउड पर सेव हो गई थी, अब बस कोर्ट इसे एविडेंस मान ले। चाइजिन भी जोंग को कॉल करके अब तक की सिचुएशन बता देता है कि नान अब उनके साथ है। इसके बाद जोंग को दैंग का कॉल आता है जो बताता है कि मेरी मॉम ने तुम्हें कुछ देने के लिए कहा है, पर जोंग बोलती है कि वो मॉम डैड के घर पर है, तो दैंग बोलते हैं कि फिर मैं भी वहां पर आकर तुम्हें डिलीवर करता हूँ। वहीं हम उस गैंग को भी देखते हैं जिन्हें जियांग ने कॉल किया था। वो सभी मॉम डैड के घर आकर तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। जोंग जब उन्हें रोकने लगती है तो वो उसे डराते हैं। ये देखकर डैड जोंग को अंदर ले आते हैं जहाँ पर मॉम ने बच्चों को पकड़ा हुआ था जो कि काफ़ी डरे हुए थे। कुछ देर में वहाँ पर दैंग आ जाता है जो कि यहाँ पर ये सब होता हुआ देखकर उन लोगों को रोकने लग जाता है, पर वो सभी उसे ही मारने लग जाते हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर जोंग उसे बचाने के लिए बाहर आती है। पर दैंग अपने साथ पुलिस भी लेकर आ गया था जो सभी गैंग मेंबर्स को पकड़ लेती है और सिचुएशन कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद शियान और चाइजिन वहां पर आते हैं जो यहाँ की हालत देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं और उन सभी का शक सीधा जियांग पर ही जाता है जो उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। उन दोनों के आ जाने से जोंग दैंग को देखने चली जाती है क्योंकि उससे भी काफ़ी चोट आई थी और फिर चाइजिन डैड को शांत करता है कि वो जियांग को नहीं छोड़ेंगे। हॉस्पिटल में अब जोंग को दैंग की हालत देखकर काफ़ी बुरा लगता है, तो दैंग उसे वहाँ पर बताता है कि उसने उस गैंग के बारे में पता करवाया था और उसे पता चला कि वो सभी कंस्ट्रक्शन साइट से आए हुए थे और उनका कारण ये था कि हमने डिमोलिशन से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी जॉब गई और वो यहाँ इसी बात का गुस्सा निकालने के लिए आए थे। वो ड्रंक थे इसीलिए उन्होंने गलती से कर दिया, पर जोंग जानती थी कि ये झूठ है, वो लोग जियांग के कहने पर यहाँ आए थे। वो दैंग से पूछती है कि अब वो कैसा है। इस पर वो बताता है कि उसके आते ही वो पहले से काफ़ी अच्छा फील कर रहा है, लेकिन वो उसे बोलता है कि जब भी हम एक दूसरे के करीब आते हैं मुझे किसी न किसी वजह से चोट लग ही जाती है, क्यों ना हम अपने बर्थ डेट्स मैच करवा लें। अगर मेरा मैच नहीं हुआ तो मैं उसे चेंज करवा लूँगा। जो सुनकर जोंग हंसने लग जाती है। वो फिर उससे पूछती है कि वो उसे क्या देने के लिए आ रहा था, तो दैंग बताता है कि मॉम ने कुछ फ्लावर्स देखे थे जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे, इसीलिए उन्होंने मुझे उसे तुम तक पहुंचाने के लिए कहा। जोंग उसे उन्हें अगली बार लाने के लिए बोलती है। इसके बाद दैंग उसे अपने दिल की बात कहने लग जाता है कि वो जानता है कि उसने उसके साथ पास्ट में काफ़ी गलत किया और उसका डिवोर्स लेना बिल्कुल सही था, लेकिन आज भी वो उसे ही पसंद करता है। ये कहकर वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, जिसे पकड़ने के लिए जैसे ही जोंग हाथ आगे बढ़ाती है तो वो उसके हाथ पर मारती है और अपने आंसू पहुँचती है, जिसका मतलब उसने उसे माफ़ कर दिया था। वो जब घर वापस जाती है तो देखती है कि चाइजिन ने क्लीनर्स को बुलवाकर सारा घर साफ करवा दिया था। मॉम डैड भी अब सो चुके थे और जोंग भी वापस घर पर आ गई थी, इसीलिए शियान और चाइजिन वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ रास्ते में शियान चाइजिन को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है। चाइजिन उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे पुराने दिनों की बात करता है जब शियान पहली बार जॉब के लिए कंपनी में आई थी, और आज भी चाइजिन शियान को वैसे ही देखता है जैसे कि वो अपनी 20s की एज में थी। घर आने के बाद शियान चाइजिन के लिए मेल टाइप करती है कि नान के डिवोर्स से उनकी कंपनी अफेक्ट ज़रूर होगी और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो खुद लेगी, जिसका मतलब चाइजिन की जगह वो जेल जाएगी। इसीलिए नान की आगे की मदद करने का काम वो उसे दे देती है और इस मेल को अभी सेंड करने की जगह उसे शेड्यूल कर देती है। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि शियान उठने के बाद पुलिस स्टेशन चली जाती है और वो वहाँ पर फैमिली ग्रुप में कुछ मैसेज भी करने वाली थी। वो मॉम डैड को सारी सिचुएशन लिखती है कि कैसे जियांग उन्हें डराने के लिए चाल चल रहा है।
इसीलिए इस सब से निकलने के लिए वो ये कदम उठा रही है जिससे उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी और जियांग नान को डिवोर्स लेने से भी रोक नहीं पाएगा। इसीलिए वो उन्हें शी और कॉन्ग का ख्याल रखने के लिए बोलती है, पर इससे पहले वो इस मैसेज को सेंड करती है। उसे उसके लॉयर का कॉल आ जाता है जो उसे बताता है कि चाई जिन ने खुद को पकड़वा दिया है। ये सुनकर वो जल्दी से लॉयर के पास जाती है जहाँ पर चाई जिन ने उसके लिए लेटर लिखा था कि वो उसके और उसकी फैमिली के लिए बस इतना ही कर सकता था, जो देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। लॉयर बताता है कि चाई जिन के पास एक रिकॉर्डिंग है जिसमें जियांग उसे गवर्नमेंट ऑफिशियल को रिश्वत देने के लिए कन्विंस कर रहा था, पर उसके खिलाफ ये एविडेंस के लिए काफ़ी नहीं है। इधर हम नान को देखते हैं जिससे घर में शियान नहीं मिलती। तब उसकी नज़र टेबल पर रखे नोट पर जाती है जिसे पढ़ने के बाद वो घबरा जाती है। इतने में वहाँ पर डैड और जोंग उसके लिए खाना लेकर आते हैं, जिन्हें नान वो नोट पढ़कर बताती है कि उसने शी और कॉन्ग के फ्यूचर की फाइल यहाँ पर रखी हुई है और चाई जिन के लिए कोई ड्राइव भी छोड़ी है। इस तरह का गुड बाय नोट देखकर वो दोनों भी परेशान हो जाते हैं कि शियान ने ऐसा क्यों किया। तभी वो वहाँ पर आ जाती है जिससे डैड पूछते हैं कि कहीं वो चाई जिन के लिए ब्लेम अपने ऊपर तो नहीं लेने वाली। इस पर वो बताती है कि उससे पहले ये स्टेप चाई जिन ने ले लिया और वो अपने रूम में चली जाती है, जो सबकी जिम्मेदार नान खुद को समझने लगती है। इतना सब कुछ होने से डैड भी काफ़ी गुस्से में लग रहे थे, जिसके बाद डैड जियांग से लड़ने के लिए उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं, पर वहाँ उन्हें स्टाफ बताते हैं कि जियांग यहाँ पर नहीं है। वो यकीन नहीं करते और तोड़फोड़ करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देती है। उन्हें फिर जियांग का ड्राइवर संभालता है और घर पर जाने के लिए बोलता है, जिसकी बात मानकर वो चले जाते हैं, पर उनकी यह हालत ड्राइवर से देखी नहीं जा रही थी। कुछ देर बाद अब तीनों बहनें डैड को वहां पर लेने के लिए आते हैं। हालांकि डैड तो यहाँ अब भी जियांग से लड़ने की मूड में ही बैठे हुए थे, पर वो तीनों उन्हें किस तरीके से समझाकर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं हम जियांग को देखते हैं जो कि ऑफिस में ही था। वो अपनी असिस्टेंट से कहकर उन लोगों को काम से निकलवा देता है जिन्होंने डैड को अंदर आने दिया था। फिर जियांग का लॉयर वहाँ पर आता है जो उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ के पास उस रात की वीडियो रिकॉर्डिंग का एविडेंस है जो वो डिवोर्स केस में यूज़ करेगी, और ऊपर से चाई जिन ने खुद को अरेस्ट करवा लिया है। इसीलिए अब जियांग के लिए हालात काफ़ी क्रिटिकल हैं। दूसरी तरफ शियान को उसका लॉयर कॉल करके बताता है कि जियांग डिवोर्स के लिए मान गया है, लेकिन उनके लिए अब भी एक प्रॉब्लम थी कि वो चाई जिन को कैसे बचाएंगे। इस पर शियान उन्हें बताती है कि उसे कम से कम 1 साल की सज़ा होगी। तो जोंग बोलती है कि वो वैसे नान की नहीं बल्कि तुम्हारी मदद कर रहा है और वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो तुमने उसके साथ फ्यूचर प्लान करने के बारे में कुछ सोचा क्यों नहीं। इस पर शान बोलती है कि चाई जिन उन लोगों में से नहीं लगता जो कि फैमिली चाहते हैं, वो एक फ्री माइंडेड पर्सन है, पर वो दोनों उसे यही समझाती है कि वो उसके लिए अच्छा रहेगा। फिर नान बात करती है कि वो जियांग को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते, इसलिए वो सोचती है कि वो उसकी बेटी शियाटोंग से जाकर बात करेगी कि वो जियांग के खिलाफ उसका साथ दे। पर प्रॉब्लम ये थी कि जियांग ने उसको किसी दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करवा दिया था जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। तो शियान दूसरा रास्ता बताती है कि बीच में उसकी एक्स वाइफ ने आकर काफ़ी हंगामा किया था, तो वहाँ से उन्हें कोई एविडेंस मिल सकता है जिसे वो जियांग के खिलाफ यूज़ कर सके। जिससे नान को जियांग के ऑफिस में रखा हुआ बैग याद आता है, जिसे जब वो चेक कर रही थी तब जियांग ने पीछे से आकर उसे बैग ले लिया था। इसीलिए अब उनके पास जियांग की एक्स वाइफ से मिलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन फिर नान जियांग के ड्राइवर से मिलती है और उससे उसकी एक्स वाइफ सोमिन से मिलने का रास्ता पूछती है, लेकिन उसकी मदद करके ड्राइवर अपनी नौकरी खतरे में डालना नहीं चाहता था। पर नान उन्हें कन्विंस करने लग जाती है, वरना उसे और उसकी फैमिली को काफ़ी सफ़र करना पड़ेगा। पर इतने में उन्हें पता लग जाता है कि जियांग आ रहा है, इसलिए ड्राइवर नान को वापस भेज देता है। तो नान अब जिया के पास मदद मांगने के लिए जाती है ताकि वो उसे शियाटोंग के बारे में बता सके कि वो कहाँ पर है। पर जिया बोलती है कि उसके पास फैमिली कहने के लिए सिर्फ जियांग ही है। मैं जानती हूँ कि उसने तुम्हारे, मेरे और सबके साथ काफ़ी कुछ गलत किया है, पर मैं फिर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, जो बताते हुए रोने लग जाती हैं। नान उसकी सिचुएशन समझ रही थी और वो उसे फोर्स नहीं करती है। इसके बाद जिया वहाँ से चली जाती है। नान अब जैसे ही घर पहुंचती है तो उसे जोंग बताती है कि पता नहीं किसी ने उसे सुमिन का एड्रेस भेजा है। वो कनाडा में थी, लेकिन फिर भी शान उससे मिलने जाने के लिए पैकिंग कर रही थी क्योंकि और कोई रास्ता उनके पास नहीं था। नान बोलती है कि वो अभी साथ में चलेगी, लेकिन उसका वीज़ा ही नहीं था, तो नान यहीं पर रुककर शियाटोंग को ढूंढने का काम करेगी। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि शियान का लॉयर उसकी तरफ से चाय जिन के लिए लेटर लेकर आता है, जिसे जब वो पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके बदले सिर्फ थैंक यू कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए जब तुम बाहर आओगे तब मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। जिसे पढ़ने के बाद वो काफ़ी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ नान और जोंग शियान को छोड़ने के लिए आती हैं, जहाँ वो उसे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो छोटी बच्ची हो।
जो कि अपना ख्याल नहीं रख सकती। ये देखकर शान को वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। सॉन्ग फिर देंग की मॉम का ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ देंग उसे देखकर काफ़ी खुश हो रहा था। वहीं नान भी जिया से मिलने के लिए जाती है ताकि उसे शियाटोंग का पता चल सके। शान भी कनाडा पहुंच गई थी और नान को भी जिया से शियाटोंग के हॉस्पिटल का एड्रेस मिल चुका था। कुछ देर बाद शान भी सोमिन के एड्रेस पर पहुंच जाती है, जहां पर वो उसे जब उसकी बेटी की सिचुएशन के बारे में बात करती है तो वो उसे नज़रअंदाज कर देती है, जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और वो अंदर चली जाती है। पर शान भी उससे बात किए बिना जाने से मना कर देती है। लेकिन अंदर हम देखते हैं कि सोमिन भी परेशान है। वो शियाटोंग की सिचुएशन के बारे में पता करने की काफ़ी कोशिश कर रही थी। वो जियांग को बार बार कॉल कर रही थी। जैसे वो उसका फ़ोन उठाता है तो वो उसे शियाटोंग के बारे में पूछती है। इस पर वो झूठ कह देता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो उसका ख्याल अच्छे से रख रहा है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। इधर नान और जोंग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, जहां पर शियाटोंग को एडमिट किया गया था, पर वो अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि जियांग वहीं पर बैठा हुआ था। इसलिए वो उसके जाने तक का वहीं पर वेट करते रहते हैं, क्योंकि वो उसकी हालत वीडियो कॉल करके शियांग के जरिए सोमिन को दिखाना चाहते थे। वहीं शियांग को वेट करते करते रात हो चुकी थी, इसलिए वो वापस जाने लगती है। लेकिन तभी उसे नान का वीडियो कॉल आता है, जो कि रूम के अंदर किस तरीके से पहुंच गई थी। और शियान जब सोमिन को बाहर बुलाकर उसे वीडियो कॉल दिखाती है तो सोमिन शियाटोंग की हालत देखकर काफ़ी घबरा जाती है। शियाटोंग उससे मिलने आने के लिए बोलती है, पर सोमिन बताती है कि वो इस वक्त कनाडा छोड़ने की हालत में नहीं है। इतने में जियांग भी वापस आ जाता है, इसीलिए उन्हें वीडियो कॉल कट करना पड़ता है। नान शियाटोंग से पूछती है कि क्या वो उसकी आई विटनेस बनेगी, जिस पर वो हाँ कह देती है। तो नान फिर से वीडियो कॉल करती है, जिसे शियान रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। नान फिर शियाटोंग से उस रात हुई चीज़ों के बारे में बात करती है कि उन दोनों की हालत का जिम्मेदार उस दिन शियांग था। ये सुनकर सुमिन को काफ़ी गुस्सा आता है कि शियाटोंग की यह हालत जियांग की वजह से हुई। लेकिन तभी जियांग नर्स की मदद से डोर लॉक खुलवा कर अंदर आ जाता है, जिसे देखकर नान कॉल कट कर देती है। लेकिन जियांग नान से ज़बरदस्ती करने लग जाता है ताकि वो उसका फ़ोन ले सके, जिसे जोंग वॉर्न करते हुए उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देती है और कहती है कि रूम में सीसीटीवी और मैं भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, अगर उसने कुछ भी किया तो वो उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। नान फिर जियांग की तरफ अपना फ़ोन बढ़ाती है और बोलती है कि ये लो, पर मेरी बहन के पास अब भी सारे रिकॉर्डिंग है और अब वो उसे कोर्ट में देखेंगे। इस पर जियांग गुस्से में उन्हें धमकाता है कि आज के बाद वो और बाकी सभी जिंदगी भर पछताएंगे, लेकिन उन्हें उसकी इन धमकियों से अब फर्क नहीं पड़ता और वो चले जाते हैं। अब शियाटोंग की हालत देखने के बाद शियान सोमिन को उनकी मदद करने के लिए बोलती है ताकि वो जियांग को सज़ा दिलवा सके। लेकिन सोमिन के पास अपने कुछ रीजंस थे, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाती है, क्योंकि अगर जियांग केस में नहीं फंसा और उसे पैसे नहीं मिले तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। शियान बोलती है कि डिवोर्स के बाद जियांग के आधे पैसे नान को मिलेंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए, वो सारे पैसे तुम रख लेना। पर सोमिन बोलती है कि जियांग मेरी बेटी का डैड है और मेरे पास उस पर रिलाई करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। इस पर शियान बोलती है कि वो शियाटोंग को जियांग के पास भला कैसे रहने दे सकती है, लेकिन सोमिन पर इसका कोई भी असर नहीं होता और वो अंदर चली जाती है। शियान के जाने के बाद सोमिन जियांग को अपने बाकी बचे हुए पैसों के लिए कॉल करती है, लेकिन वो बोलता है कि तुम काफ़ी पैसे डिमांड कर रही हो और कॉल रख देता है। तभी उसकी केयर टेकर शियान का छोड़ा हुआ लेटर लेकर आती है, जिसमें शियान ने अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर छोड़ा हुआ था और लिखा था कि अगर वो उनकी मदद करेगी तो शियान अपना सब कुछ बेचकर उसकी पैसों की डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार है। जो देखने के बाद सुमिन अपने केयर टेकर को इस एड्रेस पर कल कुछ डिलीवर करने के लिए बोलती है। अगले दिन के फ्लाइट से अब शियान तो वापस घर पर आ जाती है और अपने लॉयर से बात करती है कि उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद जब वो घर जाती है तो देखती है कि सभी ने उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की थी, जो देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि फैमिली में आज तक किसी का भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया गया था। वो फिर विशेष मांगकर कैंडल को बुझाती है, जिस पर सभी उसके लिए बर्थडे विश करते हैं। फिर डैड शियान से माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने घर में कभी भी किसी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होने दिया, पर अब से हर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। इस बर्थडे पार्टी को भी सभी इंजॉय करते हैं। अगले दिन शियान अब पहले उठकर फ़ोन में सॉन्ग प्ले करती है, जिससे परेशान होकर उन दोनों की भी नींद खुल जाती है। शियान फिर उन्हें बताती है कि सुमन ने उसे एक पार्सल भेजा था, जो कि उसने अपने लॉयर को दे दिया और अभी उस लॉयर ने मैसेज करके इन्फॉर्म किया है कि एविडेंस काफ़ी है जियांग के खिलाफ। इन एविडेंस को लेकर लॉयर ने अब केस भी फाइल कर दिया था, जो सुनने के बाद नान खुशी के मारे रोने लग जाती है और बोलती है कि मैं अपनी बहनों से काफ़ी प्यार करती हूँ, जो सुनकर वो दोनों भी उसे हक कर लेती हैं।
दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि क्लाइंट के साथ था। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो उसे बताते हैं कि वो लोग इकोनॉमिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से हैं और वो सस्पेक्टेड है कि उसने टैक्स के साथ गड़बड़ी की है, मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल ट्रांसफर और भी काफ़ी सारी चीज़ें। इसीलिए पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। जो ऑफिस के बाहर नान अपनी बहनों के साथ खड़ी हुई थी, जिन्हें जियांग काफ़ी गुस्से में देखता है, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर हम शान को देखते हैं जो कि चाय जिनसे मिलने के लिए जाती हैं, जहाँ शान उसे सारी बातें बताती है जो कुछ भी अभी तक हुआ था। शान उन दोनों की कंपनी में काफ़ी मेहनत कर रही थी ताकि कंपनी बंद ना हो जाए, जो सुनकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। तभी शान अचानक से उससे सवाल पूछती है कि 6 साल पहले तुमने मेरी शादी अटेंड नहीं की और कहा कि बिजनेस ट्रिप पर हो, तो उस वक्त तुम कहाँ पर थे? जिसका जवाब देने में वो काफ़ी घबरा रहा था। पर शान बताती है कि मुझे किसी से पता चला कि तुम उस दिन वेडिंग हॉल के बाहर घूम रहे थे। ये देखकर चायजिन हंसने लग जाता है कि वो पकड़ा गया। चायजिन फिर उसे सच बता देता है कि हम इतने सालों से बेस्ट फ्रेंड हैं, पर जब भी तुम्हें देखता था तो किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। शान पूछती है कि अब तक उसने उसे ये बात बताई क्यों नहीं, तो बोलता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, फिर भले ही ये बातें मेरे पास ही क्यों ना रहे। जिसे शान बोलती है फिर क्यों ना तुम कॉन्ग और शी को अपने ओल्ड एज में हमारा ख्याल रखने दे। जो सुनकर चायजन खुश हो जाता है और उसे हाँ बोलता है। यहाँ से फिर हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि इतने टाइम की कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद जियांग को 11 साल की सज़ा और 4.2 मिलियन युआन का फाइन लगा। इसके 8 महीने बाद जब चायजिन जेल से रिलीज होता है तो उसे रिसीव करने के लिए शान वहाँ पर पहुँचती है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और शान उसे कुछ खास सनग्लासेस देती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। वहीं हम दैंग को देखते हैं जिसके अपनी मॉम के साथ रिलेशन काफ़ी सुधर चुके थे। वो उनका अच्छे से ख्याल रखने लगता है। तभी जोंग भी वहाँ पर आती है, पर मॉम उसे अब भी पहचान नहीं पा रही थी। जोंग उन्हें काफ़ी अच्छी लड़की लगती है, जिनसे दैंग बोलता है कि ये मेरी वाइफ है। ये सुनकर मॉम भी काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि अब उन दोनों ने फिर से शादी कर ली थी। सीन अब नान पर आता है जिसने जिया के साथ मिलकर अपने स्टूडियो को एक्सपेंड कर लिया था। बातों ही बातों में जिया बताती है कि लास्ट टाइम वो अपने भाई से मिलने के लिए गई थी, जहाँ उसने उसे बताया कि उसके मॉम डैड कार एक्सीडेंट में नहीं मरे थे, बल्कि डैड मॉम को मारा करते थे। इसीलिए मॉम ने एक दिन उन्हें ड्रंक करके गैस ऑन कर दी। जांग ने ये बात अब तक उससे इसीलिए छुपाई थी क्योंकि वो जिया की काफ़ी केयर करता था और नहीं चाहता था कि वो इस बात को लेकर ज़िंदगी भर परेशान रहे। इस तरह कुछ और महीने गुजर जाते हैं और फैमिली में हम देखते हैं कि जोंग की प्रेगनेंसी की बात हो रही थी। तभी डैड आकर शियान से चायजन को फैमिली गैदरिंग में आने के लिए कहते हैं, पर वो बताती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है। रात को अब तीनों बहनें मिलकर होने वाले बेबी के लिए प्लानिंग शुरू कर देती हैं और साथ में काफ़ी मज़े करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जोंग को सभी हॉस्पिटल ले जा रहे थे डिलीवरी के लिए, लेकिन मॉम लकी चार्म अंदर ही भूल गई थी, तो शान उसे लेने के लिए चली जाती है। इतने में जोंग बताती है कि उसे वॉशरूम जाना है, तो दैंग उसे ले जाने में मदद करता है, लेकिन उन्हें टाइम लग रहा था वापस लौटने में, तो डैड देखने के लिए चले जाते हैं। जिनके पीछे पीछे नान जब जाती है तो देखती है कि सभी बैल्कनी से पेड़ की तरफ देख रहे थे। जब नान वहाँ से जाकर देखते हैं तो उस पेड़ पर फूल खिल चुके थे, जो देखकर सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। इस मोमेंट पर शान बस खुद को लकी समझ रही थी कि इस फैमिली का पार्ट होने के लिए उनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर भी वो सभी लोग साथ हैं। उसके पेरेंट्स भी बिल्कुल हेल्दी हैं और उसकी सिस्टर्स भी अब नॉर्मल लाइफ जी रही हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।